हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का हमारे पैथो गुरु चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को लिया है, जो कि सब्जेक्ट हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंक से रिलेटेड है। ब्लड बैंक और हेमेटोलॉजी से लगभग 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आइए दोस्तों, इन क्वेश्चंस को हम एक बार टेली कर लेते हैं और इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। थैंक्स। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर प्लेटलेट में का अचल जीवन सेल्फ लाइफ होता है। हमारे ऑप्शन हैं 10 दिन, 1 दिन, 5 दिन और 26 दिन। तो फ्रेंड्स, हम प्लेटलेट जो कंपोनेंट है उसको 20 से 24 डिग्री के तापमान पर रखते हैं, जहां पर वह 5 दिन के लिए सरवाइव करते हैं। 5 दिन के लिए कंपोनेंट को रखा जाता है। तो प्लेटलेट की सेल्फ लाइफ जो होती है वो 5 डेज होती है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है सी, 5 डेज या 5 दिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसका पैटर्न समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए, बी और डी। जो ऑप्शन है सी। तो आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ए और बी ये रक्त समूह हैं, लेकिन हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डी ऑप्शन जो है वहां पर सी रखा गया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है डी, सी, जो कि एक रक्त समूह ब्लड ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया में ईएसआर घटता है क्योंकि सिकलिंग किसको रोकता है? ऑप्शन हमारे हैं रूलिक्स फॉर्मेशन, बफी कोट फॉर्मेशन, थक्का के बनने को, या हेमोलाइसिस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ईएसआर का प्रिंसिपल पता है कि ईएसआर में आरबीसी का रूलिक्स फॉर्मेशन होता है, और रूलिक्स फॉर्मेशन के कारण आरबीसी जो है वो सिक्कों के जमने के क्रम में बनती है, और ये सिक्कों का जो बंच है वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है और प्लाज्मा ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो 1 घंटे में जितने रूलिक्स फॉर्मेशन होगा उतना ईएसआर इंक्रीज्ड होगा। लेकिन सिकलिंग के केस में, चूंकि आरबीसी नॉर्मल शेप में नहीं रहती है, वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर रूलिक्स फॉर्मेशन इतना नहीं बन पाता है। इसके कारण ईएसआर का जो वॉल्यूम है वो घटने लगता है। तो हमारा सही आंसर है ए, रूलिक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। विच एंटीकोगुलेंट इज प्रेफरेबली यूज्ड फॉर कोएगुलेशन प्रोफाइल स्टडी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है ए, EDTA, बी, ट्राइसोडियम साइट्रेट, सी, सोडियम फ्लोराइड और डी, अमोनियम ऑक्सलेट। तो कोएगुलेशन स्टडी करने के लिए हम लोगों को जो एंटीकोगुलेंट प्रिफेर किया जाएगा वो होगा ट्राइसोडियम साइट्रेट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो ट्राइसोडियम साइट्रेट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर EDTA, सोडियम फ्लोराइड और अमोनियम ऑक्सलेट इसलिए चूज नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि यह कैल्शियम के साथ में अपना कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे EDTA कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट है, सोडियम फ्लोराइड और अमोनियम ऑक्सलेट कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं, जबकि
ट्राइसोडियम साइट्रेट कैल्शियम के साथ में कैल्शियम को आयोनाइज से अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चेंज कर लेता है, और जब हमें रिएक्शन में कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो ये अनआयोनाइज से आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए सोडियम साइट्रेट को प्रेफर किया जाता है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हैज ए सेल्फ लाइफ ऑफ। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP की सेल्फ लाइफ कितनी होती है? हमारे ऑप्शन है A 1 year 6 months, B 6 months, C 2 years और D है 1 year। तो दोस्तों, आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP को 1 साल के लिए डीप फ्रीजर में उनको रखना पड़ता है। तो सही आंसर है D 1 year। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ माइलोपोयासिस। निम्नलिखित में से कौन सा माइलोपोयासिस का एक चरण नहीं है? हमारे ऑप्शन है A मेगाकैरियोसाइट, B माइलोब्लास्ट, C माइलोसाइट और D प्रोमाइलोसाइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन A को लिखा गया है, जो कि है मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स प्लेटलेट्स को बनाने वाली सेल्स होती हैं, जो कि आकार में बड़ी होती हैं, जिसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, जबकि माइलोब्लास्ट, माइलोसाइट और प्रोमाइलोसाइट माइलोपोयासिस की स्टेजेस होती हैं। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है, ऑप्शन है, वो है A मेगाकैरियोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द डिसीज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के दौरान ऐसे कौन सी डिसीज है जो ट्रांसमिट नहीं होती है? हमारे ऑप्शन है A मलेरिया, B साइटोमेगालोवायरस, C अस्थमा और D HIV/AIDS। तो फ्रेंड्स, मलेरिया, साइटोमेगालोवायरस और एड्स तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसीज है, जो कि डोनर से रिसिपिएंट को चले जाएंगे। लेकिन अस्थमा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज होती है, जो कि इंडिविजुअल होती है, व्यक्तित्व में होती है, वो ब्लड के थ्रू नहीं जाएगी। तो हमारा ऑप्शन है C अस्थमा, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन इन इन्फेंट्स इज। शिशुओं में अगर बोन मेरो एस्पिरेशन की करेंगे, बोन मेरो में से बोन मेरो को इंजेक्शन के थ्रू निकालेंगे, तो वो किस साइड से हम निकालेंगे? हमारे ऑप्शन है A अपर एंड ऑफ टिबिया, B इलियक क्रेस्ट, C स्टर्नम और D पोस्टेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अपर एंड ऑफ द टिबिया। टिबिया के जो अपर एंड होगा, ऊपरी किनारा होगा, वहां से बोन मेरो एस्पिरेशन किया जाता है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोगुलेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीकोगुलेंट है? एंटीकोगुलेंट मीन्स थक्का रोधी, जो थक्के को रोकता है। ऑप्शन है EDTA, ईथर, ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो केमिकल यूज किया जा रहा है एंटीकोगुलेंट्स के लिए, वो है EDTA, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड।
ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए EDT। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज फॉर ब्लीडिंग टाइम बाय ड्यूक्स मेथड इज मिनट्स। ड्यूक मेथड के द्वारा ब्लीडिंग टाइम की नॉर्मल रेंज क्या है? मिनट्स में अपन को देना है आंसर। ए 1 से 5 मिनट, बी 1 से 2 मिनट, सी 5 से 10 मिनट और डी 1 से 10 मिनट। तो आप लोगों ने इसकी नॉर्मल रेंज याद की है। तो ड्यूक मेथड की ब्लीडिंग टाइम की नॉर्मल रेंज है 1 से 5 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।